channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों ही आपका कोट अनकोट के इस तीसरे एपिसोड में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो पे हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट केसेस और डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। और इस हफ्ते हमारे पास सबसे पहला आपके लिए है सुप्रीम कोर्ट से एक केस। अब अगर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पे किस तरह की टिप्पणी दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी और उन्हें कांवड़ यात्रा पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। उसके कुछ दिन बाद ही, एपिसोड आने के कुछ दिन बाद ही यूपी सरकार ने दरअसल यात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन उसी केस में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया केरल सरकार के एक फैसले पर। अब केरल सरकार ने ईद को लेकर 3 दिन के लिए कोविड से संबंधित जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर छूट दी थी। और अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अपूर्वा। दरअसल जैसे अपूर्वा ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान केरल के इस डिसीजन पे खींचा गया था 16 जुलाई को, जब कांवड़ यात्रा की हेयरिंग चल रही थी। उसी दौरान एक एप्लीकेशन उनके सामने आई, एक याचिका सामने आई, जिसमें केरल ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसके तहत बकर ईद की वजह से उन्होंने कुछ कोविड से रिलेटेड पाबंदियों को छूट दी थी और 3 दिन के लिए छूट दी थी, जैसे आपने बोला। और एक्चुअली ये छूट उन जगहों में भी दी गई थी जहाँ पे कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वो जगहें थी कैटेगरी डी में। तो इन छूट देने के पहले जो पाबंदियां वहाँ पे लगी थी, उसके तहत उन एरियाज़ में किसी तरह का भी व्यापार नहीं हो सकता था, किसी तरह की दुकानें नहीं खुल सकती थी, किसी तरह की एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें भी नहीं खोली जा सकती थी। तो इस तरह की वहाँ पे गंभीरता थी। परंतु बकर ईद की वजह से उन्होंने इन पाबंदियों पे थोड़ी छूट दे दी थी। वो और इसलिए भी दी थी ताकि लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो अपनी थोड़ी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए एक तरीके से फैसिलिटी दी गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार का जवाब मांगा और फिर उसी याचिका की सुनवाई हुई 19 जुलाई को। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो यूपी या कांवड़ यात्रा से रिलेटेड जो ऑर्डर था, उसको एक तरीके से दोबारा रिएटरेट किया। और उस ऑर्डर में उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि जो ये केरल सरकार का जो ये डिसीजन था, ये एक तरीके से गलत था और ये भी दर्शाता है कि वहाँ की स्थिति कैसे गंभीर है और बिल्कुल चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो हमारे जो अधिकार होते हैं, जो इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स के जो अधिकार होते हैं, और वो अधिकार है राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ को लेके, उन अधिकारों का एक तरीके से उल्लंघन हुआ है। क्योंकि ये जो पाबंदियां लगाई गई थी, ये इसलिए लगाई गई थी ताकि कोविड जो है वो फैले ना। मगर आपने जब पाबंदियां उठा दी है तो फैलने का डर है। तो इसी बात को दर्शाते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया और बोला कि केरल सरकार को डायरेक्शन दी कि जो हमने कांवड़ यात्रा के ऑर्डर में जो हमने डायरेक्शंस दी हैं, उनको अपनाया जाए। और यदि इस ऑर्डर में कोई उल्लंघन होता है, कोर्ट के ऑर्डर में कोई उल्लंघन होता है, तो उस पे वो कार्यवाही लेंगे। और कैसे लेंगे? अगर कोई चाहे जो इस डिसीजन से जो नाखुश हो, बिल्कुल, जो इस डिसीजन से नाखुश हो, वो कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जिस पे कोर्ट ने बोला कि हम दोबारा सुनवाई कर सकते हैं। तो अब ये देखने की बात है कि कोई इस मुद्दे को दोबारा कोर्ट में लाता है या नहीं लाता। मगर अभी तक तो ऑर्डर यही है कि कोर्ट की डायरेक्शंस फॉलो होनी चाहिए। तो अब हम अपनी दूसरी खबर की ओर चलते हैं अपूर्वा, और ये खबर भी काफ़ी बड़ी खबर है। जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा, दिल्ली में पिछले साल फरवरी में जो नॉर्थ ईस्ट ज़िला है दिल्ली का, वहाँ पे
सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन दंगों में काफ़ी लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 1000 लोग घायल भी हुए थे। और इन दंगों के बाद 700 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए थे। और पिछले हफ्ते इन्हीं दंगों से रिलेटेड सबसे पहला जजमेंट आया है जो दिया गया था 20 जुलाई को। एडिशनल सेशंस जज हैं अमिताभ रावत और उन्होंने इस जजमेंट में अक्यूज्ड को बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि जो भी एविडेंस पुलिस उसके खिलाफ लाई थी वो एविडेंस जो है काफ़ी नहीं है उसको कन्विक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा जजमेंट है, इसलिए है क्योंकि पहली बार इस केस में, दंगों से रिलेटेड केस में एक पहला जजमेंट आया है और हमें उम्मीद है कि बाकी के केसेस भी धीरे धीरे अब डिसाइड होंगे। और इस जजमेंट के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, इस केस में जो आरोपी था उसका नाम था सुरेश उर्फ भटूरा और उन पे ये आरोप था कि उन्होंने दंगइयों के साथ मिलके एक टीवी रिपेयर की दुकान थी, आसिफ नाम के लड़का वो दुकान चलाता था और उन पर ये आरोप था कि उन्होंने दंगइयों के साथ मिलके इस दुकान पर वो गए और उन्होंने लाठियाँ और सुराई लेकर सबसे पहले इस दुकान का शटर तोड़ा, इस दुकान का ताला तोड़ा और फिर उसमें डकैती की। अब कोर्ट की जजमेंट ने पर ये नोट किया है कि जो भी गवाह थे, इसमें 7 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश हुए थे, जो भी गवाह थे, जितने भी सबूत थे, उनसे सुरेश उर्फ भटूरा वो उस जगह पे उस समय मौजूद था, ये पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया। अब जैसे कि हम जानते हैं किसी भी क्रिमिनल केस का जो स्टैंडर्ड होता है, जिस हद तक उसे प्रूफ करना होता है, उसे बोलते हैं प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि बिना संदेह के, किसी भी संदेह के परे उस आरोपी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं वो पुलिस को प्रूफ करने होते हैं या फिर सरकार को प्रूफ करने होते हैं। कोर्ट के हिसाब से जितने भी गवाह थे इस केस में, उनकी जितनी भी उन्होंने जो भी बातें कोर्ट को बताई वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी थी एक तरह से। अब मतलब वो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे सभी गवाह कोर्ट में। और इसी बात पे अब कोर्ट ने बोला कि पुलिस पूरी तरह से अपना केस और पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाई है कि सुरेश इनफैक्ट वहाँ पे मौजूद भी थे और उन्होंने उनको बरी कर दिया। अपूर्वा, ये तो खैर जजमेंट है, फाइनल वर्डिक्ट है इस केस का। मेरे हिसाब से तो दिल्ली पुलिस इसको ज़रूर चुनौती देगी हाई कोर्ट में। मगर ये जो बात है दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेके, ये पहली बार नहीं है कि किसी कोर्ट ने इनकी इन्वेस्टिगेशन पे टिप्पणी करी है। ऐसा काफ़ी ऑर्डर्स हैं, बेल ऑर्डर्स हैं, लोगों की जो याचिकाएं थी बेल को लेके, उनमें भी बार बार कोर्ट ने इसी चीज़ को दोहराया है और ये कहा है कि जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रही है, चाहे उनके स्टेट विटनेसेस को लेके रही हो या सीसीटीवी फुटेज को लेके रही हो, ये बहुत एक तरीके से रिलायबल एविडेंस नहीं है। और चूँकि रिलायबल एविडेंस नहीं है इसलिए लोगों को बेल दी गई है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये पहली बार नहीं है, मगर अब देखने वाली बात ये है कि और कितने केसों में इस तरह की टिप्पणी दी जाएगी। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी खबर पे, जो मेरे हिसाब से ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक लैंडमार्क डिसीजन कहूँगी, जुडिशियल डिसीजन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस हफ्ते अपना पहला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आम आदमी है वो अब कभी भी किसी वक्त पे, जब तक कोर्ट बैठ रही है, इस YouTube चैनल पे लॉगिन कर सकता है और किसी भी कोर्ट में ये देख सकता है कि कौन कौन से केस की बहस हो रही है। मैं इसको इसलिए पाथ ब्रेकिंग बोलूँगी क्योंकि इस पे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी थी जिसके बारे में अपूर्वा आपको बताएंगी। मगर 2018 के जजमेंट के बाद भी जो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के ई कमेटी के हेड हैं, वो बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हमारे कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग्स ज़रूर होनी चाहिए। इसमें बहुत अधिकार इन्वॉल्व होते हैं आम जनता के। इसी की वजह से उन्होंने बार बार बोला है कि लाइव प्रोसीडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है।
हाल ही में एक केस में जो मद्रास हाईकोर्ट से आया था उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया। दरअसल ये केस इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। मद्रास हाईकोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हेयरिंग के दौरान ये कमेंट किया था, ओरल कमेंट किया था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान वहाँ पे इलेक्शंस करवाए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी ओरल ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इसी केस की हेयरिंग के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात को बोला कि अगर हमारे पास इस केस से रिलेटेड कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो हम कुछ टिप्पणी कर पाते, हम कुछ बोल पाते, हम ये कह पाते कि नहीं ये रिमार्क गलत है, मगर चूंकि हमारे पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं है तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो लाइव प्रोसीडिंग्स की बात है, इससे दरअसल जैसे मैंने आपको बोला हम लोगों के अधिकार जुड़े हुए हैं, हमारे अधिकार जैसे राइट टू नो का या राइट टू एक्सेस जस्टिस का। और मेरे हिसाब से ये गुजरात हाई कोर्ट का जो कदम है ये बहुत महत्वपूर्ण है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस को लेकर। इनफैक्ट भद्रा 2018 की जो जजमेंट की आपने बात की उसमें भी स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जजमेंट है क्योंकि स्वप्निल त्रिपाठी जो इसमें पिटिशनर थे वो खुद एक लॉ स्टूडेंट थे उस टाइम पे, और उनके दिमाग में ये याचिका दर्ज करने का आइडिया भी तब आया जब वो एक बार सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे थे किसी लॉयर के अंडर, और तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से कोर्ट में जाने के लिए पास नहीं मिला था। उनको निराशा हुई इस बात से क्योंकि उस समय इंटर्न्स को जब फिजिकल हियरिंग्स चल रही थी, अब तो खैर सब वर्चुअल हो गया है फ़िलहाल के लिए, लेकिन उस समय इंटर्न सिर्फ कुछ ही दिन कोर्ट जा सकते थे पास लेकर। स्वप्निल को ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी, उन्हें लगा कि वो एक सीखने की अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं इस वजह से, और फिर उन्होंने कोर्ट में याचिका दर्ज की और कहा कि लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और जो आम जनता है उन्हें ये हियरिंग्स देखने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद इस केस को और बड़े लोगों ने जैसे कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी कोर्ट को पिटिशन की, और ये सभी याचिकाएं सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में 2018 में अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि आपने बोला उन्होंने आर्टिकल 21 की बात की, उन्होंने आर्टिकल 19 की बात की, आर्टिकल 21 में उन्होंने एक्सेस टू जस्टिस की बात की कि न्याय को किस तरह से लोगों के पास ले जाया जाए उसकी बात की। कोर्ट ने आर्टिकल 19 में राइट टू नो की बात की कि जो आम इंसान है उसे जानने का अधिकार है, उसे इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो जैसे मैंने बोला कि न्याय को लोगों के पास ले जाने के लिए कोर्ट ने कहा कि ये जो एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो तब तक साकार नहीं होगा जब तक लोग खुद से जो जिस तरह की हियरिंग्स होती है कोर्ट में उसे देखकर समझ ना पाए, क्योंकि उन्हें भी इससे असर पड़ता है एक तरह से। दूसरी इसमें ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि जो याचिकाकर्ता होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं वो अक्सर अपने लॉयर पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो कोर्ट की हेयरिंग के दौरान काफ़ी पीछे खड़े होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि जज ने क्या बोला या वकील ने क्या बोला। तो यदि इनके लिए भी लाइव प्रोसीडिंग्स हो जाएगा तो जो बहुत सी कन्फ्यूजन्स रहती हैं याचिकाकर्ता के दिमाग में कि अरे मेरा केस क्यों खारिज हो गया, वो कन्फ्यूजन्स एक तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो लाइव देख पाएंगे अच्छा जज ने हमारा केस इसी कारण रिजेक्ट किया। इनफैक्ट गुजरात हाईकोर्ट का एक और बता दूं, दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल 26 अक्टूबर में सिर्फ गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने अपनी हियरिंग्स लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था यूट्यूब पे। और भद्रा अगर आप वो वीडियोस देखेंगी, पिछले साल का जो पहला वीडियो गया था 26 अक्टूबर को, उसके 11 से 12 लाख व्यूज़ हैं, 1000 से ऊपर कमेंट्स हैं, बड़े प्यारे कमेंट्स आए हुए हैं। उसमें लोग बोल रहे हैं कि लोग धन्यवाद दे रहे हैं कोर्ट को, बोल रहे हैं कि हमने पहले ऐसी हियरिंग्स सिर्फ फिल्मों में देखी और हम फाइनली अब ये हियरिंग्स खुद से देख पा रहे हैं, जब वो हो रहा है उस समय हम इसे देख पा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही रोचक लग रही थी उन्हें ये हियरिंग्स, हर वीडियो में ऐसे ही कमेंट्स आए हुए हैं। अब पता है जो ई कमेटी है उन्होंने जून में एक मॉडल रूल्स भी निकाले हैं सारे हाई कोर्ट्स के लिए कि जो हाई कोर्ट चाहे वो लाइव प्रोसीडिंग्स को अपना सकता है। और जिस दिन ये गुजरात हाई कोर्ट का यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ था उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना ने एक तरीके से आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स बहुत जल्द लाइव हो सकती हैं, मगर इसमें बस एक अटकली ये है कि जजेस को थोड़ा अभी भी संदेह है, वो उनको लगता है कि हमारे को कोई लाइव देखे एक वर्चुअल मीडियम के थ्रू, या हिचकिचाहट है उनको है थोड़ा सा होता है, क्योंकि
कोर्ट का माहौल बहुत अलग होता है और आप जब ये सोच लेके काम कर रहे होते हैं कि कॉन्स्टेंटली हमारे को कोई देख रहा है, तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है जजेस थोड़े से रिजर्व्ड हैं अभी। मगर हम ये आशा कर सकते हैं कि और जस्टिस तमन्ना के स्टेटमेंट के बाद कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जल्द ही एक लाइव ब्रॉडकास्ट होंगी और हम सब जो है उसको अपने घर बैठ के देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। हमारा ये एपिसोड देखने के लिए आप सभी का वापस एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी और आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगी कि आप हमें कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, हमें फीडबैक भी दें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। और दोनों अपूर्वा और मैं ये कोशिश करेंगे कि हम आपके कुछ अगर यदि सवाल हैं उन पे जवाब भी दें।